हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है 5000 एमसीक्यूज की जो सीरीज है, इस सीरीज का ही हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है। मतलब सेकंड लेक्चर ऐसे मान सकते हो कि पार्ट 1 आपको मिल चुका है, जिसमें हमने क्या किया था कि जो मेवाड़ का जो इतिहास है, मेवाड़ का इतिहास हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले के जो राजा वगैरह थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। हमने कहा था कि आगे चल के हम जो रायमल है यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, तो हम आप समझ सकते हो कि मेवाड़ जो टॉपिक है, मेवाड़, उस मेवाड़ का ये पार्ट 2 है। समझ गए, मेवाड़ का पार्ट 2 है। तो चलिए, जैसा मैंने कहा था कि वो कुंभा जो है, कुंभा की हत्या करके, कुंभा राजा कुंभा जो है, महाराणा कुंभा की हत्या करने के बाद में उनका जो बेटा था, वो बेटा जिसने हत्या की थी, ऊदा, वो ऊदा क्या करता है, कुंभलकल किले में हत्या करने के बाद में खुद गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर कौन बैठा मित्रों, कौन बैठा गद्दी पर? गद्दी पर बैठता है ऊदा, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि जो ऊदा का जो भाई था, ऊदा का जो भाई था, यानी कि दूसरा जो पुत्र था कुंभा का, रायमल, ये रायमल क्या करता है मित्रों, रायमल क्या करता है कि ऊदा पितृहंता पुत्र था। ध्यान रखना कि आपसे अगर पूछा जाता है कि मेवाड़ जो है, मेवाड़ में पितृहंता शासक कौन था, तो ध्यान रखना पितृहंता शासक या पितृहंता पुत्र कौन था, तो ऊदा ही था। इस ऊदा से क्या क्या करता है, ये युद्ध करता है रायमल। रायमल युद्ध करता है मित्रों दाडिम में, दाडिमपुर में। ये दाडिमपुर में युद्ध करता है और युद्ध में क्या करता है, इस ऊदा को हरा देता है। ऊदा क्या करता है, हारने के बाद में भाग जाता है यहां से। ये भागता है मालवा की तरफ, ये मालवा की तरफ भागता है और वहां जाके छिप जाता है। और वहीं पर आकर इसके ऊपर कौन गिरती है, बिजली, बिजली आके गिरती है और ये क्या हो जाता है मित्रों, ये मर जाता है। ठीक है ना। तो ऊदा का तो हो गया मामला समाप्त, ऊदा मर जाता है। और अब जो आपका जो रायमल है, रायमल ये बैठ जाता है मित्रों गद्दी पर। यानी कि बीच में आपका जो ऊदा है 1668 1468 से लेकर के 1473 तक ये बीच में शासन करता है ऊदा। ऊदा इतने दिन तक शासन करता है। उसके बाद में कौन बैठता है वापस से गद्दी पर? कौन बैठता है? रायमल। रायमल गद्दी पर बैठता है मित्रों। रायमल जो है, ये रायमल राजा बनता है 1473 में और 1509 तक ये राजा रहता है। जो रायमल है, एकलिंग जी का जो मंदिर है, उस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो रायमल के द्वारा बनवाया गया था। इनके अलावा इनकी जो रानी थी वो थी रानी श्रृंगार कंवर। उन्होंने घोसुंडी में बावड़ी थी, एक बावड़ी, उसका निर्माण करवाया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इनकी जो पत्नी थी श्रृंगार देवी, इन्होंने घोसुंडी में बावड़ी बनवाई थी। और ये बावड़ी कहां पर है, ये एक्चुअल में कहां है, चित्तौड़ में। कौन से गए, चित्तौड़ में। तो अगर ये याद रख सकते हो ये भी रख लेना, ठीक है। एक घोसुंडी का क्या है, अभिलेख भी है। जो अभिलेख मैंने आपको अभिलेखों के बारे में बताया था, तब मैंने आपको बता दिया था, तो ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए, अब जो है आगे चल के क्या होता है कि पृथ्वीराज, जो कि रायमल का क्या था, सबसे बड़ा बेटा था। रायमल का सबसे बड़ा बेटा पृथ्वीराज, जो जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है उड़ना राजकुमार। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं। ये उड़ना राजकुमार इसे कहा जाता है। ये जो घोड़े पर बैठ के बहुत तेज सवारी करता था, ठीक है। तो उड़ना राजकुमार इसे कहते हैं। इसने क्या किया, अपनी रानी थी, रानी का नाम था तारा। तो इसने तारा अपनी पत्नी के नाम पर, रानी के नाम पर, तारा के नाम पर क्या किया, अजमेर का जो किला है उस किले का क्या नाम बदलकर क्या रख दिया, तारागढ़। तो उसका नाम रख दिया था तारागढ़, ठीक है। और कुंभलगढ़ किले में पृथ्वीराज की क्या है, 12 खंभों की छतरी है। ये याद रखना क्या, 12 खंभों की छतरी कहां पर है, ये 12 खंभों की छतरी है कुंभलगढ़ में। किसकी है, पृथ्वीराज की है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये उड़ना राजकुमार कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए फिर क्या होता है, जयमल, यह सोलंकियों के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में मारा गया था जयमल। तो जयमल के बारे में याद रखना, ये दो नाम थे, ये दो नाम याद रखना, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, 1509 में जो राजा बनता है, राजा कौन बनता है, 1509 में राजा बनता है मित्रों राणा सांगा, जिनका नाम एक्चुअल में था संग्राम सिंह। राणा सांगा का एक्चुअल नाम संग्राम सिंह था। और ये इतिहास में क्या, हिंदू पथ के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। राणा सांगा जो हिंदू पथ, हिंदू पथ के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। एग्जाम में कई बार पूछा है, ये आपको याद रखना है कि हिंदू पथ के नाम से कौन राजा प्रसिद्ध हुए थे। तो ये हिंदू पथ के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। जो रायमल था, रायमल, उस रायमल का पुत्र कौन था, ये रायमल के ही पुत्र थे। रायमल के पुत्र थे राणा सांगा। अपने भाइयों के साथ विवाद होने के चक्कर में, विवाद होने की वजह से ये अजमेर के क्या है, करमचंद पवार के जाके उनके पास जाके उन्होंने शरण ली थी, ठीक है। लेकिन जैसी अपने क्या है, रायमल की जैसी मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद में ये वापस आते हैं और ये क्या करते हैं, मेवाड़ की जो गद्दी है उस गद्दी को संभालते हैं और ये मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं।
उसके बाद क्या होता है कि इब्राहिम लोदी, कहां का, दिल्ली का, ये क्या करता है, ये आक्रमण करता है और 2 बार युद्ध होता है। एक तो युद्ध होता है इनके साथ में खातौली का युद्ध, एक होता है बाड़ी का युद्ध। खातौली जो वर्तमान में कोटा में स्थित है, 1517 ईस्वी में यहां युद्ध होता है। इसके अलावा एक युद्ध होता है बाड़ी, बाड़ी वसेड़ी आपने सुना होगा, धौलपुर के करीब है, तो यहां युद्ध होता है यह 1518 में। ठीक है, एक युद्ध और होता है महमूद खिलजी के साथ में, महमूद खिलजी द्वितीय के साथ में, मालवा से आया था आक्रमण करने। कहां युद्ध हुआ था, गागरोन का युद्ध, जो कि झालावाड़ में है, ये होता 1519 में। यानी 17, 18, 19 लगातार 3 सालों में युद्ध हुए थे, और इन तीनों के तीनों में जो जीत हुई थी, किसकी हुई थी, राणा सांगा की जीत हुई थी। राणा सांगा का जो पराक्रम है, वीर थे ये, और इनकी जो ख्याति है चारों तरफ फेमस हो रहे थे, पॉपुलर हो रहे थे, और इसी पॉपुलरिटी की वजह से जितने भी और लोग थे वो घबरा रहे थे कि राणा सांगा जो है ये आने वाले समय पर क्या होगा, पूरे विश्व पे, पूरे भारतवर्ष पे ये राज करेगा, उन्हें इस बात का डर था। इसके बाद में क्या होता है कि ये जो महमूद खिलजी है, महमूद खिलजी द्वितीय मालवा, ये गागरोन, उस समय की बात है, तो गागरोन का किला जो है उस समय पे चंदेरी के मेदिनी राय के पास था। गागरोन का जो किला है चंदेरी के मेदिनी राय के पास था, और ये मेदिनी राय जो है, इनकी हेल्प किसने की थी, ये किसके पास भागकर आए थे, ये भागकर आए थे किसके पास में, राणा सांगा के पास में, और सांगा ने इनकी मदद की थी। ध्यान रखना, ये मेदिनी राय की हेल्प की थी, इतना याद रखना। क्यों, क्योंकि मेदिनी राय जो है ये फिर से हेल्प करेंगे अपनी। इसके अलावा ईडर रियासत थी, ईडर रियासत कहां की थी, ईडर रियासत ये थी गुजरात की। ईडर रियासत में 2 थे, एक तो था कौन था, भारमल, और एक रायमल। जो भारमल है वो मुजफ्फर शाह गुजरात, और रायमल क्या है, राणा सांगा मेवाड़। इनसे ये इनकी हेल्प करेंगे। ये यहाँ पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि ईडर रियासत गुजरात में है। यहाँ पे 2 संबंधित है, एक तो भारमल, एक रायमल। जो भारमल है मुजफ्फर शाह जो है उनकी हेल्प गुजरात में है, और ये राणा सांगा अपने मेवाड़ में इनकी हेल्प करेंगे। अब क्या होता है, बयाना का युद्ध होता है मित्रों। बयाना का युद्ध होता है 16 फरवरी 1527 को। ये 27 को जो युद्ध होता है 1527 में, ये बाबर और सांगा के बीच में युद्ध होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो युद्ध है, इसमें युद्ध में विजय होती है राणा सांगा की। एक्चुअल में क्या होता है कि इस युद्ध में बाबर स्वयं खुद नहीं आता है, बाबर अपने क्या है, एक नेतृत्व में सेनापति को भेजता है, सेना भेजता है किसी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में ये सेना भेजी थी, ये याद रखना, मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में सेना भेजी थी। जो राणा सांगा है, महाराणा सांगा जो है, इनके साथ में लड़ाई हुई थी, इसमें बाबर स्वयं खुद नहीं आया था। और बयाना जो है, बयाना का जो युद्ध है, ये किसने जीता था, राणा सांगा ने जीता था। ध्यान रखना, ठीक है ना, बाबर स्वयं नहीं आया था, बाबर ने किसी को भेजा था, ये ध्यान रखना। अब क्या होता है, खानवा का युद्ध होता है मित्रों 17 मार्च 1527 को। ये 1527 को जो युद्ध हुआ, पहले युद्ध हुआ था, ध्यान रखना, कहां का, बयाना का। अब युद्ध होता है कहां का, युद्ध होता है खानवा का युद्ध। ठीक है, अगर अपन ये बात करें कि श्यामल दास के अनुसार, वीर विनोद जो बुक थी वीर विनोद श्यामल दास के, उनके अनुसार ये युद्ध हुआ था 16 मार्च को। बाकी इतिहासकार कहते हैं कि 17 मार्च को युद्ध हुआ था। बाबर ने क्या किया, इस युद्ध में जिहाद की घोषणा की, धर्म युद्ध की घोषणा की, और उसने क्या किया, शराब ना पीने की कसम खाई थी। ठीक है, और मुसलमानों के जो व्यापारी वगैरह थे उनके ऊपर जो कर लगता था, तमका कर, वो तमका कर भी हटा दिया था इसने। ठीक है ना, तो सांगा ने क्या किया, राजस्थान के सभी राजाओं को पत्र लिखकर युद्ध की सहायता के लिए बुलाया, और कहा कि आप सभी को आना है और मेरी सहायता करनी है, अगर आप चाहते हो कि हिंदू संस्कृति बची रहनी चाहिए और मुगल शासक अपने देश में ना आए, अपने जो राजस्थान इस पर कब्जा ना करें। तो बहुत सारे राजा थे जिन्होंने साथ दिया, उनमें आमेर के पृथ्वीराज, मारवाड़ के मालदेव, गंगा के जो पुत्र थे, गंगा का जो बेटा था मालदेव, वो भी सहायता करने के लिए था, बीकानेर के कल्याणमल। ठीक है, राजा जो जैतसिंह हैं उनकी तरफ से ये कौन आता है, कल्याण बनाते हैं। मेड़ता से वीरमदेव, चंदेरी के मेदिनी राय। अब चंदेरी के मेदिनी राय इनकी हेल्प कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि पहले इन्होंने उनकी हेल्प की थी। इसके अलावा वागड़ के उदय सिंह, देवलिया के बाघ सिंह, सादड़ी के झाला अज्जा, मेवात के हसन खां मेवाती, और ईडर के भारमल। कहा था ना ईडर का संबंध है, तो ईडर के जो भारमल है इन्होंने अपनी हेल्प की थी। इसके अलावा इब्राहिम लोदी का जो छोटा भाई है महमूद लोदी, ये भी इस युद्ध में आया था। ठीक है, अपनी तरफ से नहीं आया था, लेकिन इसने हेल्प की थी। तो ये क्या है कि इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था महमूद लोदी। अब क्या होता है, राणा सांगा जो है ये घायल हो जाते हैं इस युद्ध में। ठीक है, राणा सांगा क्या है, इस युद्ध में घायल हो जाते हैं, और घायल होने के बाद में जो सादड़ी के जो झाला अज्जा थे वो क्या करते हैं, इस युद्ध का नेतृत्व लेते हैं। क्यों, क्योंकि राणा सांगा जो है घायल हो जाते, बहुत ज्यादा घायल हो जाते, बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है, और राणा सांगा के बहुत ज्यादा घाव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। लेकिन राणा सांगा क्या करते हैं, राणा सांगा पीछे नहीं हटते हैं, और वो ये बोलते हैं कि नहीं, आज चाहे कुछ भी हो जाए, ये युद्ध हमें जीतना ही है, हम पीछे नहीं हट सकते हैं। तो बड़ी मुश्किलों से समझा बुझा के राणा सांगा को वहां से क्या किया जाता है, पीछे हटाया जाता है, और वहां पे क्या है, झाला अज्जा को नेतृत्व संभाल दिया जाता है कि आप संभालो अब क्षेत्र भूमि को। इसके बाद क्या होता है, बाबर युद्ध जो है ये युद्ध जीत जाता है, और वो इस युद्ध जीतने के बाद में गाजी की उपाधि धारण करता है। ठीक है, बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। बाद में राणा सांगा जो है इनको कहां लाया जाता है, इनको लाया जाता है बसवा। बसवा कहां है, दौसा में। यहां पर राणा सांगा का इलाज किया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद में क्या, तभी तो फिर भी ज्यादा खराब हो जाती है, और क्या किया जाता है, इरिच
इरिच कहाँ है? मध्य प्रदेश एमपी में। यहाँ राणा सांगा को जहर दे दिया जाता है, जहर दे दिया जाता है और कालपी मध्य प्रदेश में जाके उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और लास्ट में फिर क्या ध्यान रखना है कि मांदलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी क्या है? छतरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनकी छतरी कहां पर है? मांदलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी छतरी है, ध्यान रखना, मांदलगढ़ भीलवाड़ा। फिर बोलो, मांदलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी क्या है? छतरी है, भीलवाड़ा में। खानवा जो युद्ध है इसके काफी बहुत ज्यादा कारण थे। बाबर ने क्या कहा था? बाबर ने एक आरोप लगाया था सांगा पर कि इन्होंने जो वचन है, वचन भंग किया है। इन्होंने वचन वगैरह जो दिए थे, इन्होंने वचनों को क्या किया? भंग किया, वचन पर नहीं रहे हैं। उसके अलावा महत्वाकांक्षाओं का टकराव, राजपूत अफगान मैत्री का भी इसमें कहा जाता है कि हसन खान मेवाती और महमूद लोदी के बीच में जो संबंध था। इसके अलावा राणा ने क्या है? सल्तनत के क्षेत्रों पर जो सल्तनत थी मुसलमानों की और जो सल्तनत वगैरह का जो हिस्सा था उनका, दूसरों का हिस्सा था, उस पर भी क्या राणा सांगा ने कब्जा कर लिया था, ये भी माना जाता है। अब राणा सांगा की जो हार हुई, हार का क्या कारण था, ये इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो कन्वेंशनल पेपर आरएस वगैरह में ये पूछे जाते हैं। तो इतना काम करिए, अपने काम का सिर्फ एक पॉइंट है यहाँ पर, क्या है? मुगल सेना के क्या है? मुगल सेना के पास एक तो हथियार ज्यादा थे, अपने से ज्यादा हथियार थे, उनके पास टेक्नोलॉजी थोड़ी ज्यादा थी अपने से, पहली बात। दूसरी बात क्या था कि राणा सांगा के जो साथी थे उनमें से कईयों ने क्या विश्वासघात कर दिया था, वो जाके बाबर से जाके मिल गए थे। इनमें रायसीन एमपी का सैलदी तंवर जो था, ये सैलदी तंवर और नागौर के खानजादे मुसलमान, ये जाके क्या है? उनसे मिल गए थे। तो ये आप याद रखना, सैलदी तंवर जो है, ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, सैलदी तंवर। अब खानवा युद्ध का क्या महत्व, क्या हुआ, क्या इससे फर्क पड़ा? इससे क्या हुआ? अफगानों का राजपूतों के हराने के बाद में, अफगानों के द्वारा राजपूतों को हराने के बाद में क्या हुआ? बाबर का क्या है? भारत पर क्या है? राज करना क्या हो गया? बहुत ज्यादा आसान हो गया। और यह अंतिम युद्ध था जिसमें राजस्थान के राजाओं ने एकता देखी गई थी। मतलब इसके बाद में ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ जब पूरा का पूरा राजस्थान या पूरे राजस्थान के जो जितने भी राजा हैं वो एक साथ आए हों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना। राणा सांगा जो है, राणा सांगा के बारे में, सांगा के बाद बड़े हिंदू राजा नहीं रहे जिसने हिंदू संस्कृति को नुकसान हुआ हो, ठीक है ना, जिससे हिंदू संस्कृति को नुकसान हुआ हो। मतलब ये कह सकते हो आपके उस समय पर जो इतने बड़े राजा के रूप में सिर्फ वही थे, उसके बाद में ऐसा कोई राजा हो नहीं पाया जिसने इतने बड़े लेवल पे कोई युद्ध किया हो और सभी को एकत्रित किया हो और हिंदू संस्कृति को बचाने की कोशिश की हो। ठीक है, इसके अलावा यहां पर क्या है इंपॉर्टेंट, ये है कि इनके क्या है? उपाधि का क्वेश्चन पूछा था, तो हिंदूपत इनकी उपाधि थी, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा सैनिकों का भगनावेश भी कहा जाता है। सैनिकों का भगनावेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके 80 घाव हो गए थे मित्रों, 80 घाव हो गए थे, फिर भी ये लड़ाई करते रहे थे। क्या होता है कि ये सबसे पहले जाते हैं युद्ध में और युद्ध में लड़ाई करना स्टार्ट करते हैं। इनके क्या होता है, सबसे पहले एक आंख फूट जाती है, फिर भी ये युद्ध करना नहीं रुकते हैं, युद्ध करते रहते हैं, बराबर युद्ध करते हैं। फिर इनका एक हाथ कट जाता है मित्रों, फिर भी ये लड़ाई करते रहते हैं। फिर इनका एक पैर कट जाता है, फिर भी ये लड़ाई करते हैं। फिर इनके घाव हो जाते हैं शरीर पर, लगभग 80 घाव बताए जाते हैं। इतिहास ये बताता है कि इनके शरीर पर 80 घाव हो गए थे और मित्रों फिर भी ये लड़ाई नहीं करते हैं। लास्ट में क्या होता है, इनके नेतृत्व इनके सेनापति आते हैं और इन्हें समझाते हैं, बुझाते हैं कि आप रुक जाइए और आप एक काम कीजिए, आप पीछे हट जाइए, हमारे पास सेना है, हमारे पास दूसरे हैं जो नेतृत्व करेंगे। आपके बहुत ज्यादा लग गई है, लेकिन समझाने बुझाने के बाद भी ये नहीं मानते। ये कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं आज मर जाऊं, वीरगति को प्राप्त हो जाऊं, लेकिन मुझे क्या करना है? बाबर को हराना है। तो बड़ी मुश्किलों से समझा बुझा के इनको पीछे किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि 80 घाव हो गए थे, फिर भी लड़ते रहे थे। इनके एक आंख, एक हाथ, एक पैर क्या है? कट गया था। बाबरनामा जो किताब थी, बाबरनामा के अनुसार ये लिखा हुआ है कि राणा सांगा के अधीन 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे उस समय पर। जो उस समय पर ये इतने लोग थे जो उस समय युद्ध में जिन्होंने इनका क्या है? साथ दिया था। महमूद खिलजी सेकंड को पकड़ने के कारण राणा सांगा ने क्या है? हरिदास चारण को 12 गांव दिए थे। क्यों? क्योंकि उसने महमूद खिलजी सेकंड को पकड़ा था। राणा सांगा के जो बेटे थे, बड़े बेटे थे, उनका नाम था भोजराज। उनकी जो शादी है वो मीराबाई के साथ में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना है ना। मीराबाई कौन? ये सभी आप सभी जानते हो मीराबाई के बारे में, ठीक है ना। भगवान जो कृष्ण है उनकी जो भक्ति में जो लीन थी बिल्कुल, वो थी मीराबाई। राणा सांगा के बाद में रतन सिंह मेवाड़ का राजा बना और उसकी मृत्यु के बाद में राजा बनता है कौन? विक्रमादित्य। तो नया जो शासक बनता है हमारा, वो कौन है? वो है विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के बारे में हम बात करें, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कि एग्जाम में राणा सांगा के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है सैनिकों का भग्नावेश इन्हें ये कहा है, ये किसने कहा है, तो ध्यान रखना कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। और बाबर का जो बाबरनामा जो बुक है, बाबरनामा, उसमें सांगा के संदर्भ में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। उनमें कुछ बातें इस प्रकार से लिखी गई हैं कि उसका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था, उसकी सेना में 1 लाख सवार थे, उसके साथ 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार रहा करते थे।
राणा सांगा ने अपने देश की रक्षा में एक आंख, एक हाथ, एक पैर खो दिया, उसके शरीर पर 80 घाव थे। उसकी इसी स्थिति के कारण कर्नल जेम्स रॉड ने राणा सांगा को क्या कहा था? सैनिकों का भग्नावशेष कहा था। तो ये इस तरह से स्टेटमेंट वगैरह आते हैं, आरएस वगैरह में लेख करना पड़ता है। लेकिन हमारे क्या होता है, हमारे सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देगा जेई पेपर में या ऑब्जेक्टिव पेपर में, और उसके रिगार्डिंग फिर पूछ लेगा कि सैनिकों का भग्नावशेष किसने कहा था? तो इन्होंने कहा था। कौन सी किताब में लिखा हुआ है, किस किताब के अनुसार लिखा हुआ है कि इनके पास क्या 7 राजा थे, 109 राव थे और 104 सरदार थे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, आपको याद रखने। ठीक है, चलिए। हाँ, अगर आपसे कोई पूछता है कि राणा सांगा की जो मृत्यु होती है, उस मृत्यु के बाद में राजा कौन बनता है? ध्यान रखना, राजा रतन सिंह बनता है 1528 से लेकर 1931 तक, 3 साल तक। और उसके पश्चात जो राजा बनते हैं, राणा विक्रमादित्य बनते हैं। तो हमको हमारे काम के विक्रमादित्य हैं, तो इनके बारे में थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। देखिए, विक्रमादित्य जो है, इनकी माता का नाम था कर्मावती। क्या नाम था? कर्मावती, जो इनकी संरक्षिका थी। ये इंपॉर्टेंट नाम है, नाम याद रख लेना, कर्मावती। ठीक है ना, कर्मावती इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रख लेना। ठीक है ना, तो कर्मावती कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। कर्मावती कौन है? अभी जो राणा सांगा जो मैंने पढ़ा है, राणा सांगा की पत्नी है, ध्यान रखना, ठीक ना। तो विक्रमादित्य जो है राणा सांगा और कर्मावती का क्या था? ये पुत्र था, है ना। अब कई जगह पर इनका नाम जो है ना, इनका नाम कई जगह तो मिलेगा आपको कर्मावती, तो कंफ्यूज मत होना, कर्मावती मिल जाएगा। और कई जगह मिलेगा कर्णावती, कई जगह कर्मावती लिखा हो, कई जगह कर्णावती लिखा हो। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने कर्मावती लिखा हुआ है। तो कर्मावती जो है वो राणा सांगा की क्या थी? रानी जी। चलिए, अब क्या होता है, 1533 में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और रानी कर्मावती ने रणथंभौर किला क्या है इनको दे दिया और संधि कर ली। इन्होंने क्या किया? बहादुर शाह के साथ संधि कर ली और इन्होंने क्या, रणथंभौर का किला इनको दे दिया। अब क्या होता है मित्रों, एक साल बाद ही 34-35 में क्या होता है, बहादुर शाह फिर से आक्रमण करता है और कर्मावती उस समय पर क्या जाती हैं, हुमायूं को क्या भेजती है? राखी भेजती हैं और हेल्प मांगती है कि आप मेरी हेल्प कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए। तो एग्जाम में ये भी पूछा था, इतिहास में ऐसी कौन सी रानी थी जिन्होंने राखी भेजकर हुमायूं से क्या है, सहायता मांगी थी? तो वो कौन थी? कर्मावती थी। ठीक है, और इसी समय पर क्या होता है, अपने चित्तौड़ का दूसरा साका होता है इसी समय पर। तो चित्तौड़ का पहला साका मैंने बता दिया, अब ये दूसरा साका हो रहा है। ठीक है ना, दूसरा साका होता है कब? बहादुर शाह जब आक्रमण करता है तब, तो दूसरा साका होता है। और रानी कर्मावती क्या है, जौहर करती हैं। और देवलिया के जो बाघ सिंह थे, बाघ सिंह के नेतृत्व में क्या, केसरिया किया जाता है। अब ये देखो, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि बाघ सिंह थे देवलिया की, जिन्होंने हेल्प की थी, राणा सांगा के साथ में लड़ाई लड़ी थी, ये वही बाघ सिंह है। अब क्या होता है, केसरिया होता है। इसके बाद में क्या होता है, वानवीर को चित्तौड़ का प्रशासक बनाया जाता है। वानवीर एक्चुअल में कौन था? वानवीर क्या है, उड़ना जो राजकुमार था ना थोड़ी देर पहले, पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार, पृथ्वीराज की दासी का बेटा था बनवीर। ये बनवीर क्या करता है, इस बनवीर को क्या है, चित्तौड़ का प्रशासक बना दिया जाता है। ये बनवीर क्या करता है, विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। जो विक्रमादित्य थे उन विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और खुद बनवीर क्या करता है, यहाँ का प्रशासक होने के बाद अब ये गद्दी पर बैठ जाता है। अब क्या होता है मित्रों, बनवीर का जो विक्रमादित्य का जो पुत्र था, अब विक्रमादित्य का पुत्र था, इसको बचाने की जिम्मेदारी किसके पास थी? पन्नाधाय के पास में। ठीक है ना, तो पन्नाधाय क्या करती है कि अपना बेटा था खुद का चंदन, छोटा सा बेटा था चंदन, और उसी उम्र का था उदय सिंह। ये क्या करती है कि उदय सिंह को तो वहां से उठा लेती है और चंदन को अपनी उदय सिंह की जगह पर सुला देती है। और होता क्या है कि उदय सिंह समझकर इस चंदन को मार दिया जाता है। तो पन्नाधाय क्या करती है, अपने बेटे का बलिदान करती है, अपने बेटे का त्याग करती है और अपने राजा को बता लेती है। तो ये इनका जो त्याग है, ये त्याग आज भी याद किया जाता है इतिहास में कि पन्नाधाय ने अपने बेटे का त्याग दिया था और अपने राजा को बचा लिया था। ये क्या करती है, तो उदय सिंह को लेकर क्या जाती है, कुंभलगढ़ में चली जाती है और आशा देवपुरा के पास में वहां पे जाके रहने लग जाती है। कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा में रहने लग जाती है। अब क्या होता है, उदय सिंह बड़ा होता है, धीरे धीरे उदय सिंह बड़ा होता है और बड़े होने के बाद में उदय सिंह अब क्या बनता है, राजा बनता है। तो 1537 से लेकर 1572 तक क्या है, उदय सिंह का शासन रहता है। 1540 में क्या होता है, मतलब 1540 में मावली उदयपुर के युद्ध में बनवीर को यह हराता है और ये शासक बन जाता है पुनः। 1540 में अपनी गद्दी वापस हासिल कर लेता है। 1559 में ये उदयपुर की स्थापना करता है। उदय सिंह के द्वारा उदयपुर की स्थापना की गई थी, ये याद रखना। यहां पर क्या करता है ये उदय सिंह, क्या है, उदय सागर झील का भी निर्माण करवाता है। और 1567-68 में अकबर क्या करता है, मेवाड़ पर मित्रों आक्रमण करता है। अकबर मेवाड़ पर आक्रमण करता है 1567-68 में। और उदय सिंह क्या करता है, उदय सिंह को छिपना पड़ता है कहां, उदय सिंह को छिपना पड़ता है गिरवा की पहाड़ियों में। उदयपुर में गिरवा की पहाड़ियां ऑलरेडी आपको बताया गया है, तो ये गिरवा की पहाड़ियों में जाके छिप जाता है। कमान कौन संभालता है, मोर्चा कौन संभालता है मित्रों, मोर्चा संभाला जाता है जयमल के द्वारा और फत्ता के द्वारा। जयमल और फत्ता किले का मोर्चा संभालते हैं और इसी समय होता है मित्रों चित्तौड़ का तीसरा साका। चित्तौड़ का तीसरा साका इसी समय पे होता है। जयमल ने क्या कर, जयमल ने फत्ता राठौड़ के कंधों पर बैठ के युद्ध करते हैं।
जयमल जो है, जयमल ध्यान रखना, जयमल ने क्या किया, फत्ता राठौड़ के कंधों पर युद्ध किया और इसी वजह से क्या है, कल्ला राठौड़, ध्यान रखना, जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधे पर बैठकर युद्ध किया। तो ये क्या है मित्रों, कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ये मैं हूं और मेरे कंधों पर अगर कोई बैठ जाएगा, मेरे कंधों पर अगर कोई बैठ जाएगा इस तरह से, तो उसके 2 हाथ उसके 2 हाथ मेरे, तो 4 हाथ लगने लगेंगे ना। तो इस तरह से 4 तलवारें, दोनों हाथों में तलवारें मित्रों, एक साथ 4 तलवारें चल रही थी और सैनिकों को ये काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो इनको क्या है, कल्ला राठौड़ को क्या है, 4 हाथों वाला देवता भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ध्यान रखना। जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठ करके अब क्या किया था, युद्ध किया था। क्या होता है, अकबर की एक बंदूक थी संग्राम, अकबर की एक बंदूक थी संग्राम, ध्यान रखना, ये बंदूक का नाम है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर की एक बंदूक का जो नाम है, उस नाम क्या है, उसका नाम है संग्राम। ये संग्राम नाम इसलिए याद करना है कि इससे रिलेटेड कुछ 1-2 पॉइंट है, वो आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि रात का समय था, रात के समय पर क्या है कि जयमल क्या है, जयमल अपने किले की दीवार, उसकी मरम्मत करवा रहे थे। उसी समय क्या होता है, अकबर की जो बंदूक थी संग्राम, इसी से गोली चलती है और इस गोली से क्या होता है, जयमल क्या हो जाते हैं, घायल हो जाता है। उसके अगली सुबह पूरा का पूरा जो हुजूम है, राजपूतों का हुजूम तैयार हो जाता है और 24 फरवरी 1568 को राजपूत अपना केसरिया बाना तैयार करते हैं, केसरिया बाना पहन के, और मुगल सेना पर युद्ध के लिए टूट पड़ते हैं। और जयमल ने राठौड़ के कंधों पर बैठकर, जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर के युद्ध लड़ते हैं और वीरगति को प्राप्त होते हैं। कल्ला राठौड़ और फत्ता सिसोदिया भी लड़ते हुए क्या करते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। फत्ता जो सिसोदिया है, फत्ता की जो पत्नी थी फूल कवर, इनके नेतृत्व में महिला क्या करती है, जौहर करती हैं और इस तरह से चित्तौड़ का ये होता है तीसरा शाखा। तो जयमल, फत्ता और कल्ला राठौड़ की जो छतरियां हैं, ये छतरियां बनी हुई हैं कहां, ये छतरियां बनी हुई हैं आपके चित्तौड़ में। ये छतरियां कहां बनी हुई है, चित्तौड़ में बनी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। अकबर ने क्या करता है, अकबर क्या है, इनके जो पूरा का पूरी लड़ाई हुई थी, इनमें क्या है कि जयमल फत्ता की जो वीरगति थी, वीरगति को देख के, उनके युद्ध जो उनका साहस है उसको देखते हुए वो क्या करता है, बहुत खुश हो जाता है और वो क्या करता है, आगरे के किले में क्या करता है, आगरे के किले में इनकी मूर्तियां बनवाता है। तो ध्यान रखना कि अकबर ने आगरे के किले में जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगवाई थी, ध्यान रखना, जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगी हुई हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जौहर की बात आती है, तो ध्यान रखना, फूल कवर जो फत्ता की क्या थी, फत्ता सिसोदिया की क्या थी, पत्नी थी, इन्होंने क्या करवाया था, इन्होंने तीसरा क्या करवाया था, तीसरा शाखा करवाया था, ठीक है, ये याद रखना, वेरी गुड। अब यहां पे एक पॉइंट और काम का है हमारे लिए, एक पॉइंट और काम का है। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर जो है, इनकी एक बुक थी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इसमें इस चीज का उल्लेख किया गया है कि इन्होंने क्या है, यहाँ पे मूर्ति वगैरह बनवाई हुई है, इस तरह के युद्ध से रिलेटेड यहाँ पे इनके बारे में लिखा हुआ है। इनके अलावा जो मूर्तियां हैं, ये बीकानेर के जूनागढ़ किले में भी बनी हुई इन दोनों की मूर्तियां। 1572 को होली के दिन गोगुंदा में क्या है, उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु होने के बाद में इनकी छतरी बना दी जाती है ना, तो इनकी छतरी भी क्या बनी हुई है, वहीं पर बनी हुई है, ये भी याद रखना। उदय सिंह के जो बड़ा बेटा था, उदय सिंह का जो बड़ा बेटा था प्रताप था, है ना, तो प्रताप को राजा ना बनाते हुए उन्होंने छोटे बेटे जगमाल को राजा बनाया। मतलब कि क्या है, उदय सिंह ने अपना जो उत्तराधिकारी चुना था, वो बड़े बेटे प्रताप को ना चुन करके छोटे बेटे जगमाल को चुना था। इन्होंने कहा था कि ये राजा बनेगा, लेकिन जो बाकी के जो सरदार थे, बाकी के जितने भी सरदार थे, क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी होली के दिन, तो बाकी के सरदारों ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि जो राजा है, राजा बनेगा बड़ा बेटा, यानी कि प्रताप को राजा बनाया, जो प्रताप है वो बड़ा भी है और ये क्या है, काबिल भी है, तो प्रताप को राजा बनाएंगे हम। तो इन्होंने क्या है, राजा ने तो ये कहा था, उदय सिंह ने तो कहा था छोटा बेटा बनेगा, लेकिन सरदारों ने मना करते हुए महाराणा प्रताप को राजा बनाया। तो महाराणा प्रताप को राजा बनाया, इनका काल था 1572 से लेके 97 तक का, लगभग कितने सालों तक, 25 सालों तक। चलिए अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, कुंभलगढ़ किले में इनका जन्म हुआ था। तो ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2-3 बार पूछी गई है। माता का नाम क्या था, जयवंताबाई, जयवंताबाई सोनगरा था, ठीक है। जो रानी थी वो कौन, अजबदेव पंवार थी। बचपन का नाम इनका कीका था, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। प्रताप का जो पहला राज तिलक है, पहला राज तिलक हुआ था 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ था, पहला राज तिलक होली के दिन। सलूमबर्ग में कृष्णदास चूड़ावत ने प्रताप का राज तिलक किया था और प्रताप के कुंभलगढ़ में अपना विधिवत राज तिलक किया था दूसरी बार। तो प्रताप ने कुंभलगढ़ में फिर से अपना राज तिलक किया था, ये विधिवत किया था, और वहां किया था गोगुंदा में पहले कर लिया था इन्होंने। इस समारोह में जो आपका राज तिलक हुआ था कुंभलगढ़ में, इस राज समारोह में मारवाड़ के चंद्रसेन भी उपस्थित थे। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जब आपका राज तिलक करवाया जाता है, जब आपका राज तिलक होता है, तो उस समय पर कौन उपस्थित था, तो चंद्रसेन उपस्थित थे। किसकी बात कर रहा हूं, प्रताप की बात कर रहा हूं। तो प्रताप का जब राज तिलक हुआ तो चंद्रसेन उपस्थित थे, कहां के थे, मारवाड़ के। चलिए
अब क्या होता है, अकबर जो है ना, अकबर इसके समकालीन अकबर था। अब अकबर क्या करता है कि महाराणा प्रताप के पास में समझाने बुझाने के लिए 4 दूतों को भेजता है, समझाने बुझाने के लिए 4 दूतों को भेजता है, ठीक है ना। तो ये 4 दूत कौन थे, इनके बारे में याद रखना है। अच्छा, ये जो जाते हैं इनको बोला क्या जाता है, इनको बोला जाता है शिष्टमंडल। शिष्टमंडल, शिष्टमंडल जो है, ये शिष्टमंडल भेजा जाता है, 4 शिष्टमंडल जो है वो भेजे जाते हैं और इनको समझाने की कोशिश की जाती है। कौन कौन थे, इनके नाम याद रखना। इनके नाम थे मित्रों जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये 4 थे, ठीक है ना। ये 4 थे, इन चारों का नाम याद रखने आपको, ठीक है। कैसे याद रख सकते हो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये आपको याद रखने हैं। टीएमबीटी, टीएमबीटी, इस तरह से याद रखना। इनका क्रम याद रखना, इनसे क्रम से क्वेश्चन बनते हैं, ये क्रम याद रखना। 1572 से ये स्टार्ट होता है कार्यक्रम, 1576 तक चलता है, हर साल किसी न किसी को भेजा जाता है। मानसिंह स्वयं महाराणा प्रताप के पास गए थे मिलने के लिए, उनको समझाने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप ने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि मैं अकबर की जो है, अकबर की क्या है, अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा और मैं जीवन पर्यंत मैं क्या स्वतंत्र रहूंगा, मैं किसी का अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। और मानसिंह को कहा था कि तुम्हारे पास भी समय है, तुम अकबर की जो अधीनता है उसे अस्वीकार कर दो, स्वतंत्र हो जाओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम राजपूत हो और तुम एक मुगल सेना के लिए तुम काम करते हो। लेकिन अकबर क्या करता है, अकबर का जो है, अकबर का दबाव होता है मानसिंह पर, तो मानसिंह उसकी ना सुन करके मानसिंह खुद गुस्सा होकर वहां से लौट आता है वापस से कि यार आप हमारी बात नहीं मान रहे हो, आप राजपूत हो और आप हमारी बात नहीं मान रहे हो। तो इस तरह से क्या है, ये समझाने बुझाने का जो काम है ये पूरा नहीं होता है और ये वापस आ जाते हैं। मतलब शिष्टमंडल जो है, शिष्टमंडल 4 बार गया और चारों बार ये विफल रहा। उन्होंने क्या है, जो मुगल सेना थी या मुगल की तरफ से जो भी बातें कही जा रही थी, उनकी अधीनता जो है उन्होंने स्वीकार नहीं की थी। अब क्या होता है सॉरी, अब क्या होता है इनके बाद में, महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप के ऊपर दबाव बनाने के बाद में जब कुछ नहीं होता तो लास्ट में अकबर क्या करता है, अकबर युद्ध के लिए सौंपता है, पूरी जिम्मेदारी सौंपता है किसको, मानसिंह को। मानसिंह को सेनापति बना करके, मेन सेनापति बनाकर बोलता है कि जाओ और जाकर के क्या करना है, तुमको आक्रमण करना है, कहां पर, प्रताप के ऊपर आक्रमण करना है और जाके पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको खत्म कर दो। मान सिंह जो है, मान सिंह को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, या तो प्रताप को जिंदा या मुर्दा कैसे भी करके मेरे यहाँ लेके आओ। और मान सिंह क्या बोलता है, ठीक है ये जिंदा या मुर्दा, मैं आपको प्रताप को लेकर के मैं यहाँ आने वाला हूँ, थोड़ी देर में लेके आता हूँ। वो जाता है, निकलता है घर से। अब क्या होता है, हल्दीघाट को युद्ध है, ये कब होता है, ये पहला क्वेश्चन है। ये हुआ था 18 जून 1576 को, डेट पूछी जाती है एग्जाम में। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में, ये डेट पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। अब क्या होता है, ये युद्ध होता है, देखो क्या है, मोलेबा में क्या होता है, मोलेबा में क्या आता है, ये अपनी सेना लेकर के आ जाता है मानसिंह, और लोसिंग में कौन सेना लेके पहुंच गए, लोसिंग में कौन लेके पहुंच जाता है, प्रताप। ये दोनों अपनी अपनी सेना लेके पहुंच जाते हैं। बाद में ये क्या करते हैं कि जो आपकी खमनोर की पहाड़ियां हैं, जो खमनोर की पहाड़ियां आपको पता है, खमनोर की पहाड़ियों के पास में फिर युद्ध होता है, जिस जगह को क्या है, हल्दीघाटी का युद्ध कहा गया, हल्दीघाटी का, जो हल्दीघाटी के नाम से प्रसिद्ध हुई बाद में, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ लड़ाई होती है। अब यहाँ पर क्या, जो प्रताप की हरावल थी, प्रताप की हरावल, अब ये हरावल क्या होती है, ऑलरेडी मैंने बताया था, हरावल प्रताप की जो हरावल थी, यानी कि सेना जो होती है ना, सेना की सबसे आगे वाली जो टुकड़ी होती है, आगे वाला जो दस्ता होता है, उसे कहते हैं हरावल। तो इस हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था, हाकिम खां सूर। हाकिम खां सूर थे जो इसका क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। मैं प्रताप की बात करूं, प्रताप का हरावल था ये। और उधर क्या है, मानसिंह का हरावल था, मुगल सेना का हरावल था। जो मुगल सेना का हरावल था उसका कौन कर रहा था, जगन्नाथ कछवा, वो नेतृत्व कर रहे थे किसका, मुगल सेना के हरावल का, सबसे आगे वो थे। और अगर आप बात करो कि अकबर सेना के सेनापति कौन थे, तो मेन सेनापति कौन था, मानसिंह था, उसके अलावा आसफ खां था। इधर आप बात करो प्रताप की सेना की तरफ से जो सेनापति बनाए गए थे वो कौन थे, तो शमशाद तोमर जो कि ग्वालियर के थे, कृष्णदास चूड़ावत, हाकिम खां सूर और पूंजा भील, ये इंपॉर्टेंट, ये क्या है, इनके ये सेनापति थे। अब क्या होता है, अब आप देख सकते हो कि युद्ध हो रहा है किस किस के बीच में, राजपूतों के बीच में और मुगल सेना के बीच में। जो राजपूतों की सेना थी उसकी जो हरावल था, उस हरावल को आगे बढ़ाने वाला एक मुसलमान था, और उधर जहां मुगल सेना थी उसके हरावल को आगे बढ़ाने वाला कौन था, एक दूसरा राजपूत था।
तो इस तरह आप समझ सकते हो कितना बड़ा युद्ध था। और इस युद्ध में क्या होता है, ये युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ता है, इस युद्ध में चेतक जो था, जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था, प्रताप का घोड़ा चेतक, वो घायल हो जाता है। और घायल होने की वजह से क्या होता है, प्रताप को क्या होता है, प्रताप को इस युद्ध से दूर होना पड़ता है। और कमान किसको संभाली, कमान कौन संभालता है, जो झालामान थे, जो बीदा, उन्हें ये कमान सौंपी जाती है, वो इस युद्ध का नेतृत्व करते हैं। वो क्या करते हैं, महाराणा प्रताप जो है, प्रताप का जो मुकुट था, उस मुकुट को ये धारण कर लेते हैं। इनके जैसी इनकी ऊंचाई थी, उनके जैसी ये देखने में लगते थे, तो इनको क्या है, लोग ये समझते हैं कि यही महाराणा प्रताप है, और ये वहां रुक जाते हैं। और महाराणा प्रताप क्या करते हैं, उस युद्ध को छोड़ के चले जाते हैं। मीतर खान ने युद्ध में अकबर के आने की जो गलत सूचना थी वो दे दी थी। मतलब इन्होंने क्या किया, मीतर खान ने क्या बोल दिया कि भैया युद्ध में अकबर आ गया है, अकबर आने वाला है, अकबर आ गया है। तो ये गलतफहमी किसने पैदा की थी, किसने ये अफवाह उड़ाई थी, तो मीतर खान ने ये अफवाह उड़ाई थी। ये रखना, मानसिंह प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाता है, और ये युद्ध जो है मानसिंह का ये विफल रहता है। और अकबर ने क्या किया, अकबर ने मानसिंह तथा आसफ खां का दरबार में आना बंद कर दिया। इस युद्ध के बाद में अकबर का क्या है, अकबर ने क्या है, इनके ऊपर बैन लगा दिया कि भैया अब मुंह मत दिखाना, अपना मुंह मत दिखाना, आसफ खां और मानसिंह दोनों के दोनों। अब क्या होता है, चेतक जो है, चेतक की जो छतरी है, ये बलीचा में बनी हुई है। बलीचा कहां पर है, ये राजसमंद में है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर क्या होता है, इस युद्ध के बारे में इतिहासकार अलग अलग कहते हैं। अबुल फजल जो है, अबुल फजल ने इस युद्ध का नाम दिया है खमनोर का युद्ध। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है। बदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। इन्होंने गोगुंदा का युद्ध बताया है। बदायूं कौन था पता है, बदायूं मुगल सेना की तरफ से लड़ाई कर रहा था। युद्ध में ये उपस्थित था। बदायूं ने पूरे युद्ध को देखा है, आंखों देखी है बदायूं ने, और ये युद्ध लड़ रहा था मुगल सेना की तरफ से। और बाद में इसने किताब लिखी थी, बाद में इसने एक किताब लिखी थी। उस किताब में अपना ये जिक्र किया था। मुंतब उत तारीख नाम से एक किताब थी, उस किताब में इसने क्या किया था, ये उल्लेख किया था। जो जेम्स टॉड है, जेम्स टॉड, इन्होंने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था। मेवाड़ की इसे थर्मोपोली कहा था, ये याद रखना है। और आपके आदर्शी लाल श्रीवास्तव, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बादशाह बाग का युद्ध कहा था। 1577 में अकबर ने उदयपुर पर आक्रमण किया और नाम बदलकर क्या कर दिया, मोहम्मदाबाद कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अकबर ने क्या किया है, उदयपुर का नाम बदलकर क्या रख दिया था, मोहम्मदाबाद रख लिया था। और चित्तौड़गढ़ का नाम पहले ही बदला था मुगलों ने, और खिज्र खां कर दिया था। क्यों, क्योंकि वहां पर किसको सौंप कर गए था, वो वहां पर आक्रमणकारी अपने बेटे को, है ना, खिज्र खां को, तो खिजराबाद कर दिया था। तो यहाँ पर इसका नाम क्या किया, मोहम्मदाबाद। यानी अकबर जो आपका चित्तौड़ है, चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या किया गया, और उदयपुर का क्या नाम बदलकर रखा गया। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दोनों के दोनों, तो ये याद रखने। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, कुंभलगढ़ का युद्ध। मुगल सेनापति शहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किया था, 77, 78 और 79 में, और तीनों के तीनों क्या रहे थे, विफल रहे थे। शेरगढ़ का युद्ध होता है, शेरपुर का युद्ध होता है 1580 में। अमर सिंह मुगल सेनापति रहीम जी की जो बेगम थी, उनको गिरफ्तार करके लाता है। लेकिन बाद में क्या करते हैं, महाराणा प्रताप क्या करते हैं, पूरे सम्मान के साथ में इनकी जो बेगमें थी उनको रिटर्न कर दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है। इसके बाद में युद्ध होता है मित्र, दिवेर का युद्ध। ये इंपॉर्टेंट है, दिवेर का युद्ध। ये होता है 1582 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा। दिवेर कहां पर, दिवेर है राजसमंद में। इस युद्ध में प्रताप की विजय होती है। अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को यहाँ क्या कह देता है, मार देते हैं। और इस युद्ध में प्रताप के साथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ईडर, ये रियासतें भी आ जाती हैं। ये रियासतें भी साथ देती हैं, और ये रियासतें भी इनका साथ देने लग जाती हैं। ये रियासतें भी इनके साथ आ जाती हैं, ध्यान रखना। इस युद्ध के बाद में जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कि मेवाड़ की थर्मोपोली, मेवाड़ का मैराथन, इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, आपको ध्यान रखना। ये जेम्स टॉड ने कहा था। 1585 में जगन्नाथ कछवाहा ने प्रताप पर अंतिम बार आक्रमण किया था। जो ये जगन्नाथ कछवाहा जो हरावल लेकर के चल रहा था मुगल सेना की, उन्होंने क्या है 1585 में अंतिम बार आक्रमण किया था। ठीक है, अंतिम बार आक्रमण किया था। प्रताप ने चावंड जो कि उदयपुर में, इसको अपनी राजधानी बनाया था और यहां पर अपना शासन स्थापित किया था। प्रताप ने चित्तौड़गढ़ और मांदलगढ़ को छोड़ के शेष पूरा का पूरा मेवाड़ क्या है, जीत लिया था। लेकिन 2 जगह थी, एक तो मांदलगढ़ और एक थी चित्तौड़, ये नहीं जीत पाए थे। बाकी पूरा का पूरा मेवाड़ अपने कब्जे में कर लिया था। चावंड में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया, महल का निर्माण करवाया। और मेवाड़ की जो चित्रकला का जो प्रारंभ है वो भी चावंड से ही शुरू होता है। और ये इसके जो मुख्य चित्रकार थे वो नसरुद्दीन थे। कौन थे, नसरुद्दीन थे। अगर मैं दरबारियों की बात करूं, इनके जो दरबारी कौन थे, तो चक्रपाणी मिश्र इनके मुख्य दरबारियों में से, हेमरतन सूरी, रामा सांधु, माला सांधु इन्हीं में से थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है। इनके नाम अगर याद रखते हो तो ठीक है, नहीं रखते हो तो जितना ज्यादा डेप्थ में अपने नॉर्मल क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है। भामाशाह व ताराचंद नामक 2 भाई थे। इन दोनों भाइयों ने क्या किया, प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। ग्वालियर से संबंधित थे ये भामाशाह और ताराचंद। इन्होंने क्या किया था, भामाशाह और ताराचंद ने इन्होंने क्या किया था कि आर्थिक सहायता की थी। इन्होंने क्या है 15 लाख और 12,000
इतने क्या अशरफियां दी थी, अशरफियां समझते हो, सोने के सिक्के दिए थे इन्होंने, इतने सोने के सिक्के दिए थे और इन्होंने सहायता की थी किसकी, राणा प्रताप की। भामाशाह को बाद में क्या है, प्रताप का क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रताप ने साधुनाथ त्रिवेदी को मंदिर की जो जागीरदारी है वो दे देते हैं। और कब, ये कहाँ है, ये भीलवाड़ा में, ये कहाँ पे, भीलवाड़ा में। 1588 के उदयपुर अभिलेख के अनुसार ऐसा कहा गया है कि प्रताप ने साधुनाथ त्रिवेदी को मंदिर की जागीर दी थी, ऐसा उस अभिलेख में लिखा गया है। 19 जनवरी 1597 को चावड़ में प्रताप की मृत्यु हो जाती है और बारडोली में इनकी 8 खंभों की छतरी बनाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बारडोली में इनका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का जो युद्ध है, इससे रिलेटेड काफी पॉइंट हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कन्वेंशन पेपर में। लेकिन हमारा पेपर कैसा है, ऑब्जेक्टिव है, तो हमारे यहाँ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हाथी के नाम याद रखना, 2 हाथी थे। प्रताप का जो हाथी था लूणा, रामप्रसाद, यह हाथियों के नाम है, ठीक है। और अकबर का जो हाथी था वो कौन था, मर्दाना या मानसिंह और गजमुख था, ये नाम याद रखना। तो ये रामप्रसाद जो है ना, रामप्रसाद, इसका क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, याद रखना। रामप्रसाद किसका नाम है, रामप्रसाद हाथी था, प्रताप का उसका नाम है। चलिए नेक्स्ट जो राजा है वो राजा बनते हैं अमर सिंह प्रथम। जो महाराणा प्रताप है, प्रताप के बाद में कौन राजा बनते हैं, अमर सिंह प्रथम, राणा अमर सिंह प्रथम। मुगल बादशाह जागीर तथा मेवाड़ के शासक अमर सिंह के प्रथम जो है, इनके बीच में पहली बार संधि होती है। तो ध्यान रखना, मुगल मेवाड़ संधि सबसे सर्वप्रथम किसने की थी, सर्वप्रथम की थी अमर सिंह प्रथम ने, ठीक है ना। अमर सिंह प्रथम ने सबसे पहले संधि की थी। ये जो संधि थी, इस संधि में ध्यान रखना, ये संधि क्यों हुई, युवराज जो था कर्ण सिंह, युवराज का नाम था कर्ण सिंह, इसके दबाव की वजह से क्या है, अमर सिंह ने संधि की थी। ये जो कर्ण सिंह था, इसने दबाव बनाया पिताजी पर कि पिताजी संधि कीजिए, अच्छी संधि है, बढ़िया है, अच्छी है, इसको कीजिए आप। तो ये क्यों क्यों दबाव क्यों बना रहा था ये युवराज, अभी समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है, शुंभकर्ण व हरिदास संधि का ये प्रस्ताव लेकर के आते हैं और मुगलों की तरफ से खुर्रम आता है और संधि करता है, इनके बीच में संधि हो जाती है। एक्चुअल में क्या थी, संधि की कुछ शर्तें थी। संधि की शर्तें क्या, भी समझ में आ जाएगा। संधि की शर्तें ये थी, मेवाड़ का जो राणा है मुगल दरबार में नहीं जाएगा, मेवाड़ का जो युवराज है, ये युवराज क्या करेगा, मुगल दरबार में जाएगा। तो ये युवराज जो था, ये युवराज जाएगा तो युवराज का सभी जानेंगे, युवराज का वर्चस्व बढ़ेगा। तो इसी वजह से क्या था कि जो युवराज था कर्ण सिंह, ये कर्ण सिंह प्रेशर बना रहा था पिताजी पर, अमर सिंह पर, कि पिताजी आप एक काम कीजिए, संधि कर लीजिए, बहुत बढ़िया संधि है। इस वजह से क्या है, इनको संधि करनी पड़ी। इस संधि के कुछ और भी शर्तें थी। मेवाड़ जो है मुगलों को 1000 घुड़सवारों सैनिकों की सहायता देगा, इस संधि में लिखा हुआ था। इसके अलावा चित्तौड़ का जो किला है, इस किले, चित्तौड़गढ़ का जो किला है, मेवाड़ को वापस दे दिया जाएगा इनके द्वारा, लेकिन मेवाड़ जो है उसका मरम्मत नहीं करवा सकता, उसको पुनर्निर्माण नहीं करा सकता उस किले की, ठीक है। एक शर्त और थी, मेवाड़ के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया जाएगा, यह भी एक शर्त थी। संधि का महत्व क्या था, संधि का देखो महत्व 4-5 पॉइंट है इंपॉर्टेंट। एक पहला पॉइंट तो ये कि राणा जो है, राणा सांगा और राणा प्रताप के जो समय से चली आ रही थी स्वतंत्रता की भावना, उसका यहाँ पर एक पतन हो गया था, ये खत्म हो गई थी स्वतंत्रता वाली भावना। क्यों, यहाँ पर इन्होंने क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। और संधि के कारण एक काम अच्छा ये हुआ कि थोड़ी शांति स्थापित हुई, लड़ाई जो झगड़ा था, युद्ध वगैरह था, वो कम हो गया था और कलात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियां, इनमें ये बढ़ावा मिल रहा था। युवराज कर्ण सिंह मुगल दरबार में गया और जहांगीर ने उसे 5000 मनसब प्रदान किए, 5000 मनसबदार बनाया था कि भैया इसको मनसबदारी प्रदान की जाए, 5000 मनसबदार बनाया जाए इसे, ठीक है। जहांगीर ने क्या किया कि अमर सिंह और कर्ण सिंह की मूर्तियां बनवाई थी आगरे के किले में, ये देखते हुए क्योंकि इन्होंने संधि कर ली है और ये हमारी सहायता कर रहे हैं। अकबर जो अमर सिंह था, अमर सिंह इस संधि से क्या निराश था, बहुत परेशान था कि अमर सिंह को लगता था कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, राजपूतों की जो शान थी अब तक कि हम क्या कर रहे हैं, अब तक हम स्वतंत्र थे, हमने अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन मेरी वजह से पूरे राजपूतों का नाम खराब हुआ है। तो ये क्या निराश हो गया था, परेशान हो गया था और ये क्या है, नौ चौकी नामक क्या है स्थान है, वहां पर जाके रहने लग गया था, नौ चौकी। इसी स्थान पर बाद में क्या है, राजसमंद झील का क्या हुआ था, राजसमंद झील का निर्माण हुआ था इसी नौ चौकी के स्थान पर। नेक्स्ट राजा बनता है करण सिंह। उदयपुर में जो जग मंदिर है, जग मंदिर है ना, जग मंदिर महल, जग मंदिर महल का निर्माण यानी कि पिछोला झील का निर्माण का जो काम शुरू किसने करवाया था, कर्ण सिंह ने करवाया था। खुर्रम के विद्रोह के दौरान इन्हीं महलों में आकर रुका था। खुर्रम जो है जब विद्रोह चल रहा था खुर्रम का, तो वो इन्हीं क्या है महलों में आकर उसने शरण ली थी, यहीं आकर के रुका था। उदयपुर में कर्ण विलास दिलकुश महल भी इसी ने बनवाए थे। नेक्स्ट राजा कौन बनता है, मैं तो नेक्स्ट राजा बनता है जगत सिंह प्रथम। ये जगत सिंह प्रथम है, ये उदयपुर में जो जग मंदिर महल है, जग मंदिर जो महल है, इन जग मंदिर महलों का निर्माण को पूरा करवाता कौन है, ये जगत सिंह प्रथम पूरा करवाता है। उदयपुर में जगदीश मंदिर जगन्नाथ राय का जो मंदिर है, ये मंदिर का निर्माण कौन कराता है, ये जगत सिंह प्रथम कराता है। इसे सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है ना, सपनों में बना मंदिर भी इसे कहते हैं। जगन्नाथ राय प्रशस्ति का जो लेखक है वो कौन है, ये पूछा जाए तो ध्यान रखना कृष्ण भट्ट था जगन्नाथ राय प्रशस्ति का लेखक।
उदयपुर में नौजूबाई का मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। जगत सिंह जो है ये बहुत दानवीर था, दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट राजा बनता है मित्रों राज सिंह। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इससे रिलेटेड इसने काम अच्छे किए थे। राज सिंह जो है 1652 से 1680 तक ही राजा रहता है। चित्तौड़ का पुनर्निर्माण करवाया था किसने? इसी ने। मतलब देखो संधि क्या है, संधि यह है कि चित्तौड़ का पुनर्निर्माण नहीं करा सकते हो, लेकिन इसने क्या किया, पुनर्निर्माण करवाना स्टार्ट कर दिया। यानी कहीं ना कहीं इसने क्या है, शाहजहां की जो शाहजहां के खिलाफ क्या है, इसने क्या है, आवाज उठा दी थी। और क्या भैया आपने जो बोल रखा है कि संधि के हिसाब से पुनर्निर्माण नहीं कराना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो ये क्या है, मानता नहीं था इस बात को, और इसने पुनर्निर्माण करवाया। कहीं ना कहीं ये खिलाफ जाने लगा, ठीक है ना, शाहजहां के खिलाफ जाने लगा। और बाद में जब उत्तराधिकारी की लड़ाई होती है, औरंगजेब की जब उत्तराधिकारी की लड़ाई होती है, तो उसके खिलाफ, उसमें क्या है, उसका सब औरंगजेब का समर्थन भी इन्होंने किया था। अब क्या होता है, इस समय पर क्या होता है, कई मुगल क्षेत्र जो है इन्होंने क्या है, जीत लिए थे। इन्होंने कई मुगल क्षेत्र जीते थे राज सिंह ने। औरंगजेब ने जो जजिया है, जजिया कर का इन्होंने क्या विरोध किया था, औरंगजेब के जजिया कर का इन्होंने विरोध भी किया था कि जजिया कर इन्हें नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां थी, उन मूर्तियों की रक्षा के लिए भी इन्होंने आवाज उठाई थी। जोधपुर के जो अजीत सिंह हैं, अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ समर्थन दिया था, और इसे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन भी कहा गया था। इन्होंने क्या किया, जोधपुर के जो अजीत सिंह हैं उनकी सहायता की, औरंगजेब के खिलाफ खड़े हुए। तो इस वजह से क्या है, ये कहा गया कि भैया जो जोधपुर के जो राठौड़ हैं और ये आपके जो मेवाड़ की जो सिसोदिया हैं, इनके बीच में गठबंधन हो गया मित्रों, तो ये भी कहा जाता है। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की थी इन्होंने, आवाज उठाई थी इन्होंने, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको याद रखनी है। और क्या होता है कि रूपनगढ़ किशनगढ़ की जो राजकुमारी चारुमती, उनसे इनकी क्या होती है, शादी होती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताए हैं। अब यहाँ पर क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हाड़ा रानी के रिगार्डिंग, ये भी आपको याद रखना है। देखो क्या होता है, राज सिंह जो है ना, राज सिंह जो है, इन राज सिंह का सेनापति था, ठीक है ना। राज सिंह का सेनापति था, सेनापति जो था। और उदयपुर जो है, उदयपुर के अंदर क्या सलूमर पड़ता था, वहां का रावत था रतन सिंह चूड़ावत। रतन सिंह चूड़ावत, इनकी शादी हुई थी, रतन सिंह चूड़ावर की शादी हुई थी बूंदी से। कहां से शादी हुई थी? बूंदी से। बूंदी से शादी हुई थी, बूंदी के संग्राम सिंह की पुत्री थी सलह, इनका नाम था सलह कवर, बोला जाता है सलह कवर, इनका नाम क्या था, सलह कवर था। तो इनसे कई बार, इनसे रिगार्डिंग भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी सहल कवर है, सलह कवर जो है, देखो ध्यान रखना, सहल या सलह, ये दोनों नाम मिल जाते हैं, क्योंकि किताबों में, इतिहास में ये नाम थोड़े उल्टे सीधे हो रखे हैं। तो सलह या सहल, दोनों में से कोई मिले तो याद रखना। वैसे असली नाम क्या है, असली नाम था सहल, असली नाम सहल था। तो इनकी शादी कहाँ होती है? बूंदी से शादी होती है, सहल कवर से शादी होती है, यानी कि किससे शादी होती है? हाड़ा रानी से शादी होती है। सलूम्बर के सामंत रतन सिंह चूड़ावत जो है, इनकी रानी का क्या नाम था? हाडी रानी सहल कंवर था इनका नाम, ध्यान रखना। और ये हाडी रानी सहल कंवर ये बूंदी की थी, संग्राम सिंह की पुत्री थी। और कोई पूछ ले कि रतन सिंह जो, ये रतन सिंह चूड़ावत ये कौन थे? तो ये थे राज सिंह के सेनापति, जो राज सिंह इनके सेनापति थे, ठीक है। इनके क्या है, विवाह होता है, इनका विवाह के जस्ट 2 दिन के बाद में क्या होता है, इनको रतन सिंह को युद्ध में लड़ने के लिए जाना होता है। तो ये इनको क्या है, अपनी पत्नी की बार बार याद आती है, तो ये क्या करते हैं, एक अपने अपने में से एक मित्र को भेजते हैं और बोलते हैं कि आप एक काम करो, रानी के पास जाओ, रानी को बोलना कि जो चूड़ावत जो राजा हैं वो लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो आप अपनी कोई निशानी दे दीजिए। तो सहल कबर ने क्या किया, सहल कबर ने अपना सर काट के और दे दिया था, और सर काट के भिजवा दिया कि लो, और अब मेरी जो याद है ना, वो याद आपको नहीं आएगी, और आप अपने फोकस कर पाओगे अपने युद्ध पर। तो इस तरह से इनका नाम जो है इतिहास में अमर हो जाता है, और इनका नाम हो जाता है हाडी रानी। इनका नाम क्या, हाडी रानी के नाम से ये प्रसिद्ध हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हाडी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है, ठीक है, ये आप याद रखना। सलूम्बर सामंत है, सलूम्बर सामंत के जो रतन सिंह थे और सेनापति थे, क्या नाम था? रतन सिंह चूड़ावती। काफी फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। ये सब कहां लिखा हुआ है? ये मेघराज मुकुट की एक कविता थी सैनानी, उस सैनानी में ये सब कुछ पूरा वृत्तांत लिखा हुआ है। जो राज सिंह था, राज सिंह की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां थी, वो कौन कौन सी थी? श्रीनाथ मंदिर का निर्माण नाथद्वारा में, सिंहाट नाथद्वारा में, द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण कांकरौली में, और अंबा माता का निर्माण करवाया था कहाँ? ये करवाया था उदयपुर में, ठीक है। श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी 1672 में गोविंद दास और दामोदर दास मथुरा से लेकर के आए थे। झीलों की बात करें तो इन्होंने राजसमंद झील, जाना सागर तालाब, त्रिमुखी बावड़ी, ये उदयपुर में इनका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। दरबारी की बात करें कि इनके विद्वान जो दरबार जो थे, उनमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट थे रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग कौन? वही जिन्होंने राज प्रशस्ति क्या की थी, लिखी थी। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इतना काफी है, इतने से काम हो जाएगा।
इनके अलावा इनकी जो उपलब्धियां, एक तो है हाइड्रोलिक रूलर। हाइड्रोलिक रूलर जो है ये क्या है, पेयजल व्यवस्था के कारण इनका नाम रखा गया था हाइड्रोलिक रूलर। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो दूसरी उपलब्धि है, इनकी जो दूसरी उपलब्धि है, दूसरा जो उपनाम है, ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, सेना जीतने के कारण, है ना, सेना वगैरह जीतने के कारण इनका नाम क्या रख दिया गया था, इनका नाम रख दिया था विजय कटकातु। इनका नाम रख दिया था विजय कटकातु। तो विजय कटकातु कौन है, विजय कटकातु इन्हीं की उपलब्धि, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, राज प्रशस्ति 25 पत्थर है, उन पर लिखी गई, क्या है, उन पर लिखा हुआ वर्णन है, उन पर लिखा हुआ है, वंशावली लिखी हुई है, ये आपको याद रखना है। ये पूरे के पूरे भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है, पूरे भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है, ये आपको याद रखना है। इस शिलालेख पर बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक के जितने भी राजा थे, उन सभी राजाओं के नाम लिखे गए हैं। मुगल मेवाड़ सेना जो है, मुगल और मेवाड़ के बीच में जो संधि हुई थी, वो संधि की जानकारी भी यहीं से मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट राजा कौन बनता है, नेक्स्ट राजा बनता है मित्रों अमर सिंह द्वितीय। कौन बनता है, अमर सिंह नया राजा बनता है। और अमर सिंह के रिलेटेड या उससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है देवारी का समझौता। देवारी कहाँ है, उदयपुर में। तो देवारी का समझौता, देवारी का समझौता किस किस के बीच में होता है, अमर सिंह सेकंड मेवाड़, अजीत सिंह मारवाड़ और सवाई जयसिंह आमेर, इन तीनों के बीच में ये समझौता होता है। तो देवारी का समझौता 1708 में हुआ। किन किन के बीच में हुआ, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के बीच में समझौता होता है। यह समझौता मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ था। ध्यान रखना, यह समझौता किसके खिलाफ था, यह समझौता मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ था। समझौते की शर्तें क्या थी, समझौते की क्या शर्त थी, अजीत सिंह को मारवाड़ तथा सवाई जयसिंह को आमेर का राजा बनाने की सहायता की जाएगी। अमर सिंह सेकंड की बेटी चंद्र कंवर की शादी सवाई जयसिंह से की जाएगी। और उनके जो बेटे होंगे उनको मेवाड़ का, सॉरी, उनको जो है, उनको, उनके बेटे को आमेर का अगला राजा बनाया जाएगा। ये इसकी शर्तें थी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट शर्तें थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना याद आपको रखना है। बाकी आमेर की कहानी जब आएगी तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट राजा बनता है आपका संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह उदयपुर में सहेलियों की जो बाड़ी है उसका निर्माण किसने कराया था, इन्होंने ही कराया था। ठीक है, सीसारमा में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, इन्हीं ने कराया। वैद्यनाथ प्रशस्ति के जो लेखक थे कौन थे, ध्यान रखना, ये थे आपके रूप भट्ट। कौन थे, रूप भट्ट। वैद्यनाथ मंदिर बनाता, वैद्यनाथ मंदिर में वैद्यनाथ प्रशस्ति है, रूप भट्ट उसके क्या है, लेखक हैं। तो संग्राम सिंह सेकंड से रिलेटेड इतना ही आप याद रखना काफी है। अब आता है जगत सिंह सेकंड के बारे में। एक होता है हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन होता है मित्रों 17 जुलाई 1734 को। कहां होता है, भीलवाड़ा में हुरडा सम्मेलन होता है। यह मराठों के खिलाफ राजस्थान के राजाओं का एक सम्मेलन था जिसमें सभी राजा मिलकर बैठते हैं और मराठाओं के खिलाफ क्या करते हैं कि एक नीति बनाते हैं कि मराठाओं के खिलाफ हमें क्या करना चाहिए, बार बार परेशान करते हैं, बार बार युद्ध करते हैं, लूटपाट करते हैं। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद रामपुरा कोटा में मराठों के खिलाफ युद्ध की बात की गई। आपसी मतभेदों के कारण ये जो समझौता था, ये समझौता असफल रहा था। आपस में इनमें क्या है, समझौता नहीं हो पाता, आपस में ये विचार मेल नहीं खाते थे। खानवा युद्ध के बाद में राजपूतों ने पहली बार किसी दूसरी शक्ति के खिलाफ संगठित होने की कोशिश की थी। मतलब ध्यान रखना, एक तो खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा के युद्ध में सांगा ने सबको एकत्रित किया था। और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि पूरे के पूरे राजपूताने के राजपूत एक साथ आके बैठे। ये एक पहली बार मौका था। उसके बाद में दूसरी बार ऐसा हुआ था कि एक साथ ही आके बैठे हों, लेकिन ये क्या हुआ था, ये सफल रहा था, ये सफल नहीं रहा था। भाग लेने कौन कौन पहुंचे थे, भाग लेने जगत सिंह सेकंड अध्यक्ष रहे थे इसके, इनको अध्यक्ष बनाया गया जगत सिंह सेकंड को। सवाई जयसिंह आमेर, अभय सिंह जोधपुर, भक्त सिंह नागौर, दल्ले सिंह बूंदी, दुर्जन साल कोटा, जोरावर सिंह बीकानेर, गोपाल पाल करौली और राज सिंह किशनगढ़, ये सभी यहाँ पर ये पहुंचे थे। उदयपुर में जगत निवास महल पिछोला का निर्माण जो है इन्होंने करवाया था। नेकराम जो है बुक है जो कौन सी, जगत विलास इसमें जानकारी है। भीम सिंह, नेक्स्ट राजा है भीम सिंह। भीम सिंह के रिगार्डिंग देखो क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं। आमेर जो है ना, आमेर के जगत सिंह सेकंड, मेवाड़ के भीम सिंह, मारवाड़ के भीम सिंह। ठीक है ना, ये इनसे रिलेटेड एक कहानी है, उस कहानी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखो भीम सिंह के रिगार्डिंग क्या होता है, ज्यादा वैसे क्वेश्चन कम ज्यादा बनते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। भीम सिंह के रिगार्डिंग क्या कहानी है कि ये क्या है, इस समय क्या चूड़ावत और शक्तावतों के परस्परिक विरोध चल रहा था और मेवाड़ों के मराठों के बीच में हस्तक्षेप भी बहुत बढ़ रहा था। तो जो सिंधिया और होलकर दोनों ही मेवाड़ के जो इलाके हैं उनमें लूटमार करते थे। सिंधिया और होलकर आते थे और यहाँ पर लूटमार वगैरह करते थे, परंतु महाराणा क्या था, महाराणा इसको रोक नहीं पा रहा था, इसकी मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो महाराणा भीम सिंह ने क्या किया, उसी समय क्या है इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया, इन घटनाओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो रोक नहीं पाए। इसी समय एक घटना होती है कि उनकी शर्मनाक घटना होती है, राजकुमारी जो कृष्णा कुमारी जो होती है उसको विष देकर मार दिया जाता है, विष देकर प्राण देने पड़ते हैं ना, मतलब उनके प्राण चले जाते हैं, है ना, उनके प्राण चले जाते हैं, प्राण मतलब
ये कोशिश ये करते हैं कि भैया राजकुमारी जो है उस राजकुमारी कृष्णा कुमारी को विष दे करके मार दिया जाए, है ना। और कृष्णा कुमारी का जो विवाह है वो विवाह किससे होना था, विवाह होना था जयपुर, है ना। और जोधपुर के जो शासक हैं उन दोनों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि भैया जयपुर से भी शादी करवा दो कहीं से, और कोई लोग बोल रहे थे कि भैया इनकी शादी क्या है मारवेड़ से करवाओ, जयपुर का मतलब मेरा आमेर से, है ना। अब ये क्या है, ये क्यों मारना चाह रहे थे, ये अब आपको समझ में आएगा। कृष्ण कुमारी जो है, कृष्ण कुमारी को क्यों मारना चाह रहे थे, कृष्ण कुमारी को इसलिए मारना चाह रहे थे कि भैया इनकी सगाई क्या दो जगह से हो रही थी, कहां से, एक तो जगत सिंह जो आपके आमेर के हैं उनसे भी हो रही थी, और मारवाड़ के जो भीम सिंह है इनसे भी हो रही थी, ठीक है। अब क्या होता है, थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास करना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कि किया क्या जाए। तो इसके बाद में क्या होता है, अमीर खां पिंडारी क्या करता है, दबाव बनाता है महाराणा पर, और अपनी जो पुत्री है उस पुत्री के क्या करनी पड़ती है, उनको हत्या करनी पड़ती है ना। तो मेवाड़ राजघराने में एक कलंक और शर्मनाक घटना यह भी घटित होती है कि उनको अपनी जो राजकुमारी, उस राजकुमारी को क्या करना पड़ता है, मारना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इतनी सी कहानी है कि कृष्ण कुमारी जो राजकुमारी थी, इसको क्या है जहर देके मारने की कोशिश करते हैं, जहर देके मार देते हैं। ये क्यों मार देते हैं अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनको क्या है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था कि आमिर से शादी की जाए या फिर आपके मारवाड़ से शादी की जाए, क्योंकि अगर एक तरफ से शादी करते हैं तो दूसरी तरफ क्या होती है, लड़ाई होती है। और वैसे ही क्या है, सिंधिया होलकर और आपके मराठा वगैरह ये पहले से हमें परेशान करे तो हम करें क्या, ठीक है ना। तो इनसे रिगार्डिंग भी ये आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये कुछ एक पॉइंट था, ये आपको याद रख लेना। बाकी इनके रिगार्डिंग क्या है, ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। बाद में क्या होता है, 13 जनवरी 1818 को महाराणा भीम सिंह है, ये अंग्रेजों के साथ में क्या है, संधि भी करते हैं। बाद में संधि भी होती है इनकी, है ना, इनकी संधि भी होती है। तो संधि याद रखना, अंग्रेजों के साथ में कब संधि करते हैं, 13 जनवरी 1818, 13 जनवरी 1818 में अंग्रेजों के साथ में संधि भी करते हैं। तो ये क्या है, ये संधियों वाला आगे चल के मैं बताऊंगा, तब बताऊंगा, लेकिन अभी आप याद रख लेंगे तो काम हो जाएगा। पर्वतसर का एक युद्ध होता है गीतोली का, जिसमें जगत सिंह सेकंड और मान सिंह के बीच में ये युद्ध होता है, इतना याद रखना। अजीत सिंह चूड़ावत में अमीर खां पिंडारी टोंक के कहने पर ये क्या करते हैं, अपनी जो बेटी है, अपनी जो बेटी राजकुमारी है कृष्णा कुमारी, उसको जहर दे देते हैं। ये किसके कहने पर, अजीत सिंह चूड़ावत और अमीर खां पिंडारी के कहने पर। अमीर खां पिंडारी कौन, जिसने टोंक की स्थापना की थी ना, टोंक स्थापित किसने किया था, टोंक किसने बनाया था, अमीर खां पिंडारी ने बनाया था। भीम सिंह ने 15 जनवरी 1818 को किसके साथ संधि की थी, अंग्रेजों के साथ संधि की थी। ये डेट भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला जो टॉपिक आएगा, अगला टॉपिक आएगा आपका मारवाड़ के राठौड़, जिसमें मारवाड़ के राठौड़ के बारे में बात करेंगे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखना चाहो तो आप नोट लिख लीजिए। इनके अलावा देखो, इनके अलावा बहुत राजा हुए थे, और भी राजा हुए थे भीम सिंह के अलावा। महाराणा स्वरूप सिंह हुए, शंभू सिंह हुए, इनके अलावा सज्जन सिंह राजा थे, फतेह सिंह थे, तो बहुत सारे राजा थे ना, लेकिन उनके इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इतिहास नहीं है जो एग्जाम में हमारे आए। बस इतना याद रख लीजिए, अंतिम जो शासक था, अंतिम जो शासक था इनका, अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक था मित्रों भूपाल सिंह। भूपाल सिंह ये अंतिम शासक था। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज देखी है मेरे RSM तो भूपाल सिंह नाम सुना होगा, वहां पर मैंने डिस्कस किया था। इनका काल कौन सा था, इनका समय था 1930 से लेकर के 56 तक। ये राजा रहे थे 56 तक, 1930 से लेकर 1956 तक। यहाँ पर मैंने बताया था कि सिसोदिया वंश का अंतिम शासक कौन था, भूपाल सिंह था। और राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था, उस एकीकरण में जो महाराजा प्रमुख है, महाराजा प्रमुख, इनको महाराजा प्रमुख बनाया गया था उस एकीकरण में, ठीक है ना। महाराजा प्रमुख भी इनको बनाया गया था, ये आप याद रख लेना भूपाल सिंह को, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर है ये यही होता है समाप्त। और अब आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है, हमको नया चैप्टर लेना है। कौन सा लेना है, अब हमको पढ़ना है मारवाड़ के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, मारवाड़। मेवाड़ हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मारवाड़ के बारे में, ठीक है। तो कोशिश की थी मैंने जल्दी जल्दी से मैं आपको पढ़ा पाऊँ, जल्दी जल्दी से कवर कर पाऊँ, क्योंकि देखो जो लाइव क्लास होती है ना, लाइव क्लास में मैंने डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ मैं, और हमारे पास टाइम कम है। जल्दी से जल्दी हमको हिस्ट्री वाला पार्ट कवर करना है, फिर आर्ट एंड कल्चर करना है, तो टाइम हमारे पास कम है। इसलिए फिर मैंने क्या है, मैंने ये सोचा कि मैं रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा तो कम समय पर ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊंगा, इस वजह से फिर मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो कोशिश है जल्दी जल्दी हम कवर कर लें, फिर जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके जो अलग जो प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग सब्जेक्ट की, उन प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हैं। कोर्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो जीके वाला जो पोर्शन है, उसमें आर्ट एंड हिस्ट्री कल्चर वाला जो पोर्शन है यही बाकी है, बाकी टेक्निकल पूरा कंप्लीट है, ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट है, उसे आप देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है तो आप अगर हमें गुरु दक्षिणा के रूप में 1 रुपया डोनेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो आपके नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप फोन पे, पेटीएम या किसी भी मेथड से आप क्या कर सकते हैं, 1 रुपये का डोनेशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और जो आपको रिक्वायर्ड है मटेरियल या जिस तरह की स्टडी आपको चाहिए वैसी अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो।
और अगर आपको पीडीएफ वगैरह के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो ये जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको जो डाउट है उसे भी क्लियर करेंगे। और डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को स्टडी विद सिविल बडी नाम सर्च करना मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम पर भी आपको अप टू डेट करते रहते हैं, कौन सी क्लास कब होगी, क्या टाइमिंग है, लाइव क्लासेस का, ये सारा वहाँ पर आपको मिल जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, अच्छे से ही अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।